हेलो एवरीवन। आज हम लोग मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज के अंतर्गत सेट 16 सॉल्व करेंगे। इसके पहले 15 सेट अपलोड किया जा चुका है। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले वो जाके देख लें। तो आज हम लोग सेट 16 का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल एबीसी इज 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वर्टेक्स ए, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मीडियन पासिंग थ्रू वर्टेक्स ए। यानी किसी त्रिभुज का केंद्रक जो है ए से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ए से होकर जाने वाली माध्यिका की लंबाई पूछा जा रहा है। तो इसको बनाने से पहले हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। वो ट्रायंगल का नाम दिया गया है ए बी सी, तो हम लोग भी यहाँ पे इसका नाम ले लेते हैं ए बी सी। कुछ इस तरह से यहाँ पे ट्रायंगल है ए बी सी। अब पूछा जा रहा है यहाँ से ए से जाने वाली जो माध्यिका है, तो माध्यिका क्या करती है, सामने वाली भुजा को दो बराबर पार्ट में बांट देती है। मान ले एक माध्यिका एडी ले लिए, तो दूसरा माध्यिका इधर से हम ले लेते हैं, तो इसका नाम दे देते हैं बीई दे देते हैं। और तीसरा माध्यिका इधर से ले लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम सी एफ दे देते हैं। तो माध्यिका का क्या काम है, ये अपोजिट साइड को दो इक्वल भाग में बांट देता है। और ये तीनों माध्यिकाएं जहाँ पे मिलती है, मीडियन मिलती है, उसको हम लोग सेंट्रोइड बोलते हैं। और ये सेंट्रोइड को जी से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से पूछा जाए ए से ये जो सेंट्रोइड की दूरी है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये वाला 6 दे दिया, तो आपको ये वाला पार्ट पूछा जा रहा है। तो आपको पता होगा जो कि सेंट्रोइड जो है आपस में मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांट देता है। यानी कि इधर सेंट वर्टेक्स की तरफ से 2 पार्ट होता है, तो इधर वाला पार्ट 1 हो जाता है। ये 2:1 के रेशियो में बांट देता है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, 2 पार्ट जो है वो किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। तो 1 पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है ये मीडियन टोटल कितना होगा। तो यहाँ से ए से जो पास करने वाला मीडियन है वो एडी है, उसकी लंबाई कितना हो जाएगा, 2 पार्ट तो 6 के इक्वल है और एक पार्ट कितना हो गया, 3, यानी कि टोटल मिला के कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर। सबसे बड़ा बात है मीडियन एक दूसरे को 2:1 के रेशियो में बांट देता है। ये रिलेशन आपको याद रखनी है, यही रिलेशन से ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा, 2:1 के रेशियो में बांटती है। तो ये एडी किसके इक्वल हो गया, 9 सेंटीमीटर के इक्वल हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर जा रहा है, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर जा रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है। व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 12x स्क्वायर एंड 27y स्क्वायर। इसका मीन प्रोपोर्शन मांगा जा रहा है। कहने का मतलब जो मीन प्रोपोर्शन मांगा जा रहा है, तो ये हम लोग को कुछ इस तरह से बनेगा, 12x स्क्वायर। ये मीन प्रोपोर्शन हम लोगों को नहीं मालूम है, हम लोग सपोज कर लिए मीन प्रोपोर्शन बी है, तो ये प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि समानुपात होगा। मीन प्रोपोर्शन बी ले लिए हम लोग, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 27y स्क्वायर। तो इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हम लोग इसको रेशियो को आपस में इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा बनेगा 12x स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी। ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी। अब ये बी है और इधर से कितना है, 27y स्क्वायर है। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कुछ इस तरह से पाते हैं, ये b इंटू बी स्क्वायर होगा, और इधर हम लोग ले आ जाते हैं तो 12 इंटू 27 हो जाएगा, और साथ में यहाँ से एक्स स्क्वायर रहेगा, और ये वाई स्क्वायर होगा। हमको मीन प्रोपोर्शन यानी कि b का वैल्यू चाहिए, तो इधर हम स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे, तो यहाँ से 12 हो जाएगा, और इंटू क्या होगा, 27 रूट अंडर में यहाँ से एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर। जब हम स्क्वायर रूट इसका ब्रेक कर लेंगे, तो यहाँ से इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं आसानी से। ये 12 के बदले लिख सकते हैं 3 × 4, और 27 के बदले लिख सकते हैं 9 × 3, और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स वाई हो जाएगा। तो ये रूट से जब बाहर जाएगा तो देखिए 2 टाइम्स है, तो यानी कि 1 टाइम्स बाहर ले जाएंगे। 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, और 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और बाहर में हमारा एक्स वाई है, यानी कि इसको फाइनली हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये 18xy के इक्वल आ जाता है। यानी कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3 मैच कर जा रहा है। मीन प्रोपोर्शन यानी कि हमको मांगा जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द साइड ए बी इज 4 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी। पूछा जा रहा है एक आयत है जिसका एक कर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, उसमें से एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर दिया है, तो उसका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इसको बनाने से पहले हम लोग एक क्या करते हैं, यहाँ से एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का अगर हम फिगर ड्रॉ करते हैं तो इसका नाम दिया हुआ है ए बी सी डी के इक्वल। तो यहाँ से देखिए, इसको हम यहाँ से ऐसा ले लेते हैं, ये हो गया। मान लें यहाँ से हम इसका नामकरण करते हैं, ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है।
तो हम यहाँ से कोई एक डायगोनल का लेंथ ले लेते हैं, क्योंकि दोनों डायगोनल तो आयत में बराबर होती है। तो ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है। और उसका कोई एक भुजा ए बी दे दिया 4 सेंटीमीटर के इक्वल। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, क्योंकि ये आयत है तो इसका हर एक कोण जो होता है वो समकोण होता है 90 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ पर ए बी डी एक समकोण त्रिभुज बन जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर यहाँ से लगाते हैं तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, ए डी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बी डी का स्क्वायर। तो ये रिजल्ट से हम लोग अगर निकालते हैं तो डायरेक्टली यहाँ से ए डी का जो वैल्यू आ जाएगा वो बी डी का स्क्वायर यानी कि 5 5 जा 25 और ए बी का स्क्वायर यानी कि 4 4 जा 16। तो ये दोनों का डिफरेंस जो आ जा रहा है 9 के इक्वल, और ये किसके इक्वल आ गया, इसका स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला साइड 3 हो गया। तो इसका लंबाई और चौड़ाई मालूम हो गया। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो लंबाई इंटू चौड़ाई के इक्वल हो जाएगा। तो लंबाई हमारे पास 4 दिया हुआ था और चौड़ाई कितना दिया हुआ है 3, यानी कि 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से मैच कर जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। x इज अ नंबर सच दैट द हाफ इज ग्रेटर देन 20% ऑफ द नंबर बाय 15। हाउ मच इज 60% ऑफ द नंबर, यानी कि x एक ऐसी संख्या है जिसका आधा उसके 20% से 15 अधिक है। आधा का बात किया जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, कोई एक नंबर हम लोग सपोज कर लिए, माना जो नंबर है हमारा, माना संख्या का अगर बात किया जाएगा तो x होगा। तो उसका हाफ का अगर बात किया जाता है तो x/2 हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है उसका आधा जो है उसके 20% से। तो 20% कहने का मतलब क्या है, 20% होगा, यानी कि x इंटू 20/100, उसका 20% से कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, तो इक्वल टू 15 कर देंगे। हाफ में अगर उसका 20% को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो 15 के इक्वल आता है। तो यहाँ से ये 20 से ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अब आगे हम इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 10 के इक्वल आएगा। यहाँ से हो जाएगा 5x और यहाँ से केवल का केवल हो जाएगा 2x, विच इज इक्वल टू क्या हो गया 15। तो यहाँ से अगर आगे बढ़ते हैं तो ये 5x माइनस 2x यानी कि ये 3x हो जाएगा। और इधर हमारा आ जाएगा 15 इंटू 2 10। ये 3 से क्या हो रहा है 15 5 टाइम्स में कैंसिल हो जा रहा है, यानी कि वो नंबर हमको यहाँ से 50 मिल गया, लेकिन वो नंबर का हमको क्या चाहिए 60% चाहिए। तो इसका मतलब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, 50 का 60% निकाल सकते हैं। 50 का अगर 60% निकालते हैं तो क्या होगा 5 6 जा 30, यानी कि वो नंबर का 60% कितना हो जाएगा 30 के इक्वल आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे मैच कर जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एट व्हाट रेट विल अ सम ऑफ मनी 2,05,000 है ना, 2,05,000 है, बिकम्स क्या है 4,10,000 विथ सिंपल इंटरेस्ट इन 20 ईयर्स। तो पूछा जा रहा है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। अगर ये 2,05,000 बढ़ के 4,10,000 हो जा रहा है 20 साल में, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था सिंपल इंटरेस्ट में। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, ये सबसे पहले ये प्रिंसिपल हो गया है ना, और ये क्या हो गया हमारा अमाउंट हो गया। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो डिफरेंस होगा वो हमारा यहाँ से आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो 4,10,000 में 2,05,000 को अगर हम लोग हटा देते हैं तो डायरेक्टली यहाँ से हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट भी मिल जाएगा 2,05,000, है ना। टाइम हम लोग को यहाँ पे ये दे दिया है 20 ईयर्स। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है SI इंटू, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू हो जाता है 100 डिवाइडेड बाय हो जाता है P इंटू क्या हो जाता है T होता है। तो ये फॉर्मूला पर अगर हम लोग पुटअप कर लेते हैं तो डायरेक्टली हम लोग को यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा 2,05,000 है इंटू 100, यहाँ पे पुट करेंगे। अब फिर इधर आगे हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं। P का भी वैल्यू तो 2,05,000 ही दिया हुआ है और टाइम यहाँ से 20 दे दिया है। तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्टली, और ये 20 के टेबल में 5 टाइम्स में कट जा रहा है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना आ जा रहा है 5% पर एनम आ जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे मैच कर जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द परफेक्ट नंबर। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए परिपूर्ण संख्या यानी कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। तो वैसे नंबर जिसका सारा पॉसिबल फैक्टर ऐड कर देते हैं तो वो ओरिजिनल नंबर के इक्वल हो जाना चाहिए। तो हम लोग एक एक करके यहाँ पे चेक करते हैं। 6 जो है
उसका हम लोग पॉसिबल फैक्टर अगर लिखते हैं तो क्या क्या होता है, 1 हो जाता है, 2 हो जाता है, 3 हो जाता है और 6 हो जाता है। ठीक है, 1 2 3। अच्छा, तो यहाँ पे 6 का जो पॉसिबल फैक्टर है, इतना सारा फैक्टर है, लेकिन हम ये अपने आप को छोड़ के तीन और फैक्टर लेते हैं तो कितना है, 1 2 3। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अगर ऐड करके वो 6 के इक्वल आ जाता है, यानी कि सबसे बड़ा फैक्टर के इक्वल, तो ये परफेक्ट नंबर कहलाएगा। तो यानी कि 6 एक परफेक्ट नंबर है। उसी तरह हम लोग अगर 28 को अगर चेक करते हैं तो उसका पॉसिबल फैक्टर सारा लिखेंगे। तो 1 तो किसी का भी फैक्टर होगा, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, और साथ में क्या हो जाएगा, 28 भी हो जाएगा। तो ये सारे फैक्टर जो है, ये सारे स्मॉलर फैक्टर है। 28 को छोड़ के जो सारा पॉसिबल फैक्टर है उसको ऐड करके देखते हैं 28 के इक्वल आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पर अगर बात किया जाता है तो 1 2 4, फिर क्या है 7, फिर क्या दिया है 14 दिया है। अगर इसको हम ऐड करते हैं तो क्या आता है 3 4 7 7 14 14 और 14 28, यानी कि ये भी एक परफेक्ट नंबर है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ये 6 भी परफेक्ट नंबर में आ रहा है और 28 भी परफेक्ट नंबर में आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो परफेक्ट नंबर वैसे नंबर को कहते हैं जिसका पॉसिबल फैक्टर, यानी कि अपने आप को जो जोड़ छोड़ करके जो सारे फैक्टर है सभी का अगर हमको सम निकाला जाए, वो ओरिजिनल नंबर के इक्वल आ जाता है, तो हम लोग बोलते हैं उसको परफेक्ट नंबर। तो यहाँ पे 6 और 28 दो परफेक्ट नंबर का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मिस्टर सोहन पेड रुपीज 192.5 एस जीएसटी ऑन द आर्टिकल, देन व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी, है ना। इतना जीएसटी के रूप में पे किया है, और कितना के लिए पे किया है, 2750 रुपया के लिए। तो पूछा जा रहा है रेट ऑफ जीएसटी कितना है। तो डायरेक्ट हम लोग रेट ऑफ जीएसटी, अगर हम लोग रेट निकालना चाहते हैं तो डायरेक्टली हम यहाँ से निकाल सकते हैं जितना जीएसटी लिया है। तो 192.50 ये जीएसटी है, कितना में वो जीएसटी कैलकुलेट किया है, 2750। और रेट निकालना है परसेंटेज में, तो इंटू 100 करेंगे। ये पॉइंट को रिमूव करेंगे तो ये तो यहाँ से 0 0 आ जाएगा, डबल जीरो, तो ये कट जाएगा। फिर यहाँ से 0 0 भी कैंसिल हो जा रहा है। तो इस तरह से हमको यहाँ से मिल रहा है 1925, ठीक है। और इधर बच रहा है 275। तो इसको हम लोग आसानी से 25 से 5 से, आपको जिससे सुविधा हो इसको कैंसिल कर लीजिए। तो ये 25 वन जा 25 हो जा रहा है, फिर 25 वन जा 25 हो गया। फिर इधर से करते हैं कैसे, तो 25 7 जा 175, और फिर से बच जा रहा है कितना, 175 ही बच जा रहा है। तो ये फिर से 7 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो ये 11 का टेबल अगर 7 टाइम पढ़ते हैं तो 7 बार में यानी कट जाता है। तो यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया, 7% का जीएसटी लगा हुआ है ये आर्टिकल पर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर जा रहा है, सेकेंड ऑप्शन मैच कर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। द नंबर ऑफ सीट्स इन एन ऑडिटोरियम इज इंक्रीज बाय 20%, है ना। एक ऑडिटोरियम है, उसका सीट को 12% से बढ़ा दिया जाता है। तो 12% जैसे हम उसका सीट का संख्या बढ़ाएंगे तो इसका टिकट का प्राइस भी 25% से बढ़ा दिया जाता है। तो पूछा जा रहा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन। तो रेवेन्यू का कलेक्शन में कितना क्या इफेक्ट पड़ता है, घट जाता है या बढ़ जाता है, कितना परसेंट से घटेगा या कितना परसेंट से बढ़ेगा, वो निकालना है। तो ऐसा करते हैं हम ऑडिटोरियम में जो सीट का कुल संख्या है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ दिया हुआ नहीं, तो हम ऐसा करते हैं जो सीट है एक आसान नंबर ले लेते हैं, सीट की संख्या 100 ले लेते हैं, ठीक है। और टिकट का जो प्राइस है पर टिकट, है ना, प्राइस जो टिकट का लेते हैं वो भी 100 रुपीज़ पर टिकट ले लेते हैं, ठीक है। तो टोटल जो यहाँ पे रेवेन्यू आएगा, है ना, या टोटल रेवेन्यू अगर बात किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 100 इंटू 100। एक टिकट का दाम 100 रुपया, और उस तरह से ऑडिटोरियम में मान ले बैठने के लिए 100 सीट था, तो इसका मतलब कितना होगा, 10,000 रुपीज़ यहाँ से क्या होगा, कलेक्शन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है सीटों की संख्या को 12% से बढ़ा देंगे। तो सीट यहाँ 12% से बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब सीट अब बढ़ के 112 हो जाएगा। तो टिकट का प्राइस को भी 25% से बढ़ाया जाएगा, तो यानी कि 125 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से अगर नया वाला जो रेवेन्यू आएगा ये, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक सीट का प्राइस जो है 125 रुपया हो गया, और टोटल जो सीटों की संख्या है वो 112 है। तो हम अगर इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 टू जा 250, और 125 1 जा 1, और यहाँ से कितना है 50, तो 150 हो गया, बचा
15, तो 125 और 15 यानी कि 140। तो ये हो गया 14,000 रुपया। अभी टिकट का प्राइस भी बढ़ गया और टिकट का की संख्या भी बढ़ा। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना रुपया का डिफरेंस जा रहा है, तो आपको यहाँ से डिफरेंस 4,000 रुपया का डिफरेंस मिल रहा है। यानी कि टिकट का जब प्राइस बढ़ गया और टिकट की संख्या भी 12% से बढ़ गया, 4,000 का डिफरेंस चला गया। तो इसी को हम अगर परसेंटेज में अगर कैलकुलेट करना चाहें तो पहले 4,000 का इंक्रीमेंट हुआ, किसमें हुआ, 10,000 में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। परसेंटेज में लाना है तो इंटू 100 हम लोग यहाँ से लाएंगे, तो ये डबल जीरो कैंसिल होगा, यहाँ से भी ये कैंसिल होगा। यानी कि ओवरऑल हमारा कितना बच गया, 40%। यानी कि टिकट से जो रेवेन्यू का कलेक्शन हुआ उसमें 40% का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। अ पल्सेस डीलर चीट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 10% वाइल बाइंग एंड टू द एक्सटेंट ऑफ 20% वाइल सेलिंग बाय यूजिंग फॉल्स वेट्स, व्हाट इज द टोटल गेन हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल गेन पूछा जा रहा है कितना होगा। तो इसको बनाने के लिए देखिए, खरीदते समय वो क्या किया, 10% का बेईमानी किया और बेचते समय भी 20% का बेईमानी किया। तो ये दोनों तो प्रॉफिट ही हो गया इसका। मान ले पहला प्रॉफिट को ए मान लिया, दूसरा प्रॉफिट को बी मान लिया, तो ओवरऑल उसको तो ये बिजनेस में कितना प्रॉफिट होगा वो कैलकुलेट करना है। तो इसके निकालने के लिए एक शॉर्टकट तरीका ये है, जो कि हम लोग पहला प्रॉफिट है और दूसरा प्रॉफिट है, ए प्लस बी कर लेंगे, इंटू क्या कर लेते हैं, ए इंटू बी। ये शॉर्टकट ट्रिक है, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन को हम लोग कोशिश करेंगे जितना शॉर्ट से बनाया जा सके। तो ये ट्रिक का यूज़ करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो ए का वैल्यू 10 है, इसको हम लोग रखेंगे 10 ही, क्यों, प्लस में है, प्लस प्रॉफिट है इसलिए। और दूसरा में 20% का भी प्रॉफिट है, और यहाँ से क्या है 10 इंटू 20 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, 10 प्लस 20 30, और यहाँ पे 2 1 जा 2, यानी कि दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा 32%। यानी कि ये बिजनेस में उसको ओवरऑल 32% का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द एवरेज वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 60 kg है ना। एक क्लास में 30 स्टूडेंट है और उसका ओवरऑल वेट जो है एवरेज में वो 60 kg बोला जा रहा है। 20 न्यू स्टूडेंट्स को उसमें एडमिट कर लिया जाता है, तो उसका एवरेज वेट जो है 2 kg से गिर जाता है। पूछा जा रहा है जो 20 स्टूडेंट्स है उसका एवरेज वेट कितना था जो नया स्टूडेंट ऐड हुआ है। तो हम लोग यहाँ से क्या करता है, 30 इंटू 10, तो टोटल वेट हमारा कितना आ जाएगा, सो निकाल लेते हैं यहाँ से। टोटल वेट जो है, एक बच्चा का वजन दिया है 60 और उस तरह से कितने बच्चे हैं, टोटल 30 हैं। तो टोटल ओवरऑल यहाँ से वेट जो आ जा रहा है वो कितना आ जा रहा है, 1800 kg इतना आ गया। अब बोला जा रहा है 20 न्यू स्टूडेंट्स आ जाएगा, न्यू वेट। तो यहाँ से हम लोग नया वाला वेट जब निकालेंगे तो बच्चों की संख्या बढ़ा करके 50 कर देंगे, लेकिन एवरेज वेट में 2 kg का रिडक्शन देखने को मिलता है। यानी कि अब पहले 60 था तो अब कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये 0 आ जाएगा। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25 और 2 29, ठीक है। ये आ गया इतना केजी एवरेज वेट हो के हेल्प से। यानी कि 2 kg का डिक्रीमेंट जब हुआ तो यानी 58 बचा और बच्चों की संख्या बढ़ के 50 हो गया। तो ओवरऑल जो वेट हुआ वो 2900 kg हुआ। तो ये दोनों में कितना का डिफरेंस है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से 1100 kg का डिफरेंस हो जाएगा। 2900 में अगर 1800 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इतना का डिफरेंस हुआ। तो ये जो डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि 20 स्टूडेंट्स को बाहर से ऐड किया गया था। तो एवरेज क्या होगा, नया जो बच्चा है उसका एवरेज क्या हो जाएगा। तो टोटल जो 20 स्टूडेंट्स है उसका वेट है 1100 kg और उसमें से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 20। तो उसका एवरेज निकालने के लिए हम लोग 220 से डिवाइड कर देंगे, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, 55 kg। यानी कि जो 20 स्टूडेंट्स बाहर से ऐड किया गया उसका जो एवरेज वेट है वो 55 kg पर स्टूडेंट्स है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। गार्गी स्पेंड्स 12.5% ऑफ हर मनी आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ द बैलेंस हो जाएगा। सी हेड इतना, यानी कि वो गार्गी का जो भी इनकम होगा उसका 12.5% वो क्या करती है, खर्च कर लेती है। और खर्च करने के बाद उसके पास जो भी बचता है उसका फिर से वो 75% खर्च करती है। तो खर्च करने के बाद भी अभी उसके पास क्या है, 17,500 रुपया बचा हुआ है। पूछा जा रहा है उसका बिगिनिंग में कितना इनकम था वो निकालना है।
तो हम लोग इसका इनकम को ओवरऑल मान लेते हैं, ऐसा करते हैं उसका इनकम क्या था नहीं था नहीं पता है, तो हम लोग इसको एक्स सपोज कर लेते हैं। अब वो 12.5% अगर खर्च कर दे रही है तो 100 में 12.5 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो कितना अभी उसके यहाँ बचा हुआ होगा, तो 87.5% अभी भी उसके पास बचा हुआ है। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे उसके पास बचत कितना हो जाएगा, 87.5%। अब परसेंट को रिमूव करने के लिए बाय 100, अब उसका वो 75% खर्च कर देती फिर से, तो उसके पास मात्र कितना बचेगा, 25% बच जाएगा। और वो बचा हुआ अभी भी उसके पास बैलेंस जो है वो कितना है, 17,500 है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ये पॉइंट को हटा देते हैं तो एक जीरो और बढ़ जाएगा यहाँ से। अब हमें x की जब वैल्यू चाहिए तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके पास कितना इनकम है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, 17,500 है, और इधर क्या हो जाएगा, 1,000 इंटू 100 हो जाएगा, और इधर से हमारे पास क्या होगा, 875 इंटू कितना आ जा रहा है, 25 आ जा रहा है। तो देखिए इसको हम लोग आसानी से कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं, तो कितना आ जाएगा, सो देखिए ये 25 के टेबल में आसानी से कैंसिल हो जा रहा है, तो 25 से अगर हम कैंसिल करते हैं तो 25 3 जा 75, तो कितना बच गया, 12, तो 125 हो रहा है, तो 25 5 जा 125, ये 25 के टेबल में 7 टाइम्स में 175 आता है, और ये डबल जीरो रखा हुआ है। अब ये यहाँ से हम डायरेक्ट इसको ऐसा करते हैं, ये 2 टाइम्स में कट जा रहा है, यानी कि 20 बार में, और ये कितना बार में कट जा रहा है, 4 टाइम्स में। अब ओवरऑल हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 20 इंटू 1000 इंटू 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, और उसमें 4 जीरो बैठ जाएगा, यानी कि उसका जो उसका बिगिनिंग में जो इनकम था वो 80,000 था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ एक सेट दिया हुआ है ए और बी, तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि ए क्रॉस बी पूछा जा रहा है, तो इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, हम लोग को ए क्रॉस बी का एलिमेंट चाहिए, तो ऐसा करते हैं, सेट है करली ब्रैकेट में जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 4 एक बार जाएगा, और एक बार फिर 1 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, 5 होगा तो 1 5 होगा, फिर 2 के साथ होगा तो यही कहानी फिर से रिपीट करेगा, 2 4 हो जाएगा एक, और फिर क्या चला जाएगा, 2 5 चला जाएगा, ठीक है। फिर गया 3 के साथ रिपीट करेगा तो 3 4 हो जाएगा, और साथ में क्या होगा, 3 5 हो जाएगा। अब ये लास्ट हो गया, तो टोटल एलिमेंट्स कितना हो गया, 1 के साथ 1 4 और 1 5, 2 के साथ 2 4 और 2 5, और 3 के साथ कौन हुआ, 3 4 और 3 5 हो गया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन यहाँ मैच कर जा रहा है, 1 4 1 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ये है ना, फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ से क्या कर रहा है, मैच कर जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। टुडे इज मोहित बर्थडे 1 ईयर आफ्टर, यानी कि यहाँ पे बोला आज मोहित का जन्मदिन है, आज से 1 साल बाद मोहित की उम्र 12 साल पहले वाले उम्र से दोगुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम 12 साल पहले से स्टार्ट करते हैं, मोहित का उम्र है ना, हम ऐसा करते हैं, ये 12 साल पहले वाला केस लेते हैं, 12 साल पहले, 12 साल पहले अगर मोहित का उम्र मान लेते हैं एक्स है, तो वर्तमान में अगर आएंगे यहाँ से, क्योंकि हम 12 साल पहले लिए हुए हैं, तो वर्तमान में आएंगे तो क्या होगा, x+12 हो जाएगा, ठीक है। 1 साल बाद, यानी कि अब क्या करेंगे, 1 साल बाद जाएंगे, वर्तमान में आ चुके हैं तो हम लोग 1 साल बाद भी इसका उम्र ले सकते हैं, तो 1 साल बाद उसका उम्र कितना हो जाएगा, x+12 तो पहले से है तो 1 ईयर और बढ़ेगा तो x+13 ईयर्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 1 साल बाद मोहित के उम्र, तो 1 साल बाद जो मोहित का उम्र है वो कितना है, x+13 है। 12 साल पहले वाली उम्र से दोगुनी, तो 12 साल पहले वाली उम्र कितना है, x है, तो उसका दोगुनी है, तो दोगुनी है तो यानी कि ये 2x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं, तो x का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 13 के बराबर आ जा रहा है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, उसका वर्तमान उम्र, तो ये तो 13 जो आया वो उसका 12 साल पहले वाला उम्र आया है, तो वर्तमान में आने के लिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसका 13 अब प्लस क्या करेंगे, 12, दोनों को ऐड करेंगे तो 25 ईयर्स आ जाएगा, तो उसका वर्तमान उम्र कितना आ जाएगा, 25 ईयर्स। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, यहाँ पे 7 लगातार
सम संख्याओं का एवरेज 36 दिया है, पूछा जा रहा है उसका छठा और दूसरा नंबर का सम कितना होगा बताइए। तो हम लोग ऐसा करते हैं, जब कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, पहला इवन नंबर को हम लोग x मान लेते हैं, दूसरे इवन नंबर को क्या मान लेते हैं x+2, तीसरे इवन नंबर को क्या मान लेंगे x+4, क्योंकि इवन नंबर है दो दो बढ़ते जाएगा और लगातार है x+6 हो जाएगा, फिर x प्लस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर क्या होगा x+10 हो जाएगा, और फिर क्या होगा x+12 हो जाएगा। यानी कि हमको टोटल 7 इवन नंबर मिल गया और उसका एवरेज चाहिए तो हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे और ये किसके इक्वल दिया है 36 के इक्वल। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहाँ से 7x हो जाएगा और इधर से देखेंगे तो ये 42 आ जाएगा। ठीक है, 2 + 4 10 हो जाएगा, 10 और 6 16, 16 और 8 24, 24 और 10 34, 30 और यहाँ से क्या है 12 दिया हुआ है। तो इस तरह से अगर हम लोग ऐड करते हैं तो यहाँ से आ जा रहा है 42 है ना। देख लेते हैं एक बार, 12 + 8 20 और 10 30, 30 और 6 36, 36 और 4 40 और 42। ठीक है, करेक्ट है। उसको 7 से हम लोग को डिवाइड करना है, इक्वल टू क्या है 36। अब आगे बढ़ते हैं तो इसको 7 से जब हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 7 × 1 = 7 एक्स बचेगा, और 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 6 = 42। तो ये किसके इक्वल हो जा रहा है 36 के बराबर, यानी कि x का जो वैल्यू है वो 30 आ गया। तो हम लोग पहला नंबर x 30 लेके चले थे, अब हम लोग को किसका किसका सम मांगा जा रहा है 6। छठा नंबर कौन है x+10 है, यानी कि x+10 x का वैल्यू अगर हम लोग 6th नंबर निकालते हैं तो x+10 x का वैल्यू 30 और 10, तो यानी कि ये किसके इक्वल हो गया 40। और साथ में किसका बात किया जा रहा है सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर हमारे पास कौन हो जाएगा x+2, तो x का वैल्यू 30 और +2, तो यहाँ से ये आ जाएगा 32। तो छठा और दूसरा नंबर का सम बोला जा रहा है, तो दोनों को ऐड करते हैं 72, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 8 साल में x रुपये की राशि 3x हो जाती है, जो कि साधारण ब्याज पर आधारित है। तो x रुपये की राशि 3x हो जाती थी, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया है ना, और ये अमाउंट हो गया। तो यहाँ से फर्स्ट के कितना साल में हो जाती है ये 8 साल में। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से क्या कर लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है SI × 100। तो x से बढ़ के 3x हुआ तो कितना इंटरेस्ट हो गया 2x हो गया, इंटू 100 हो जाएगा। फिर क्या होता है P × T होता है, P का वैल्यू कितना है x है, यानी कि प्रिंसिपल x है, टाइम कितना है 8 है, तो ये x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से कैंसिल 2 4 जाए, यानी कि ये 25 के इक्वल आ जाएगा। 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब बोलता है वो राशि 5x हो जाएगा कितना साल बाद, तो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना साल बाद 5x होगा। तो देखिए अब हमको क्या करना है, अगर सेकंड केस में टाइम निकालना है तो SI × 100, SI कितना होगा x से बढ़कर 5x होगा, तो यानी कि 4x इसका इंटरेस्ट हो जाएगा, इंटू 100 करेंगे। फिर क्या हुआ P का तो वैल्यू x ही रहेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 25 दिया है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x कटेगा, ये 25 के टेबल में 4 बार में कट जाएगा, यानी कि 4 4 = 16, यानी कि 16 साल में उसका पैसा बढ़कर कितना हो जाएगा 5x के इक्वल हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा मैच कर जा रहा है 2 मैच कर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ एजेस ऑफ अ सॉलिड। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है अगर एक सॉलिड है जिसका समतल जो है वो 10 है और शीर्षों की संख्या 16 है, तो उसमें से पूछा जा रहा है उसका क्या होगा किनारों की संख्या, एड्ज की संख्या क्या होगा। तो इसमें से आइलर्स फार्मूला आप लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अगर आइलर्स फार्मूला आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन को आसानी से बना लोगे, अगर नहीं याद होगा तो आप ये क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। तो हमारे पास आइलर्स फार्मूला क्या है, इसको हम नोट करके लिख देते हैं। V - E होता है प्लस क्या होता है F, V फॉर वर्टेक्स है ना, और E फॉर एड यानी किनारा, और F फॉर क्या हो जाता है यहाँ से फेस यानी कि समतल। तो ये किसके इक्वल होता है 2 के इक्वल। ये आइलर्स फार्मूला है, इसी से हम लोग ये क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये ऐसा ट्रेंड चल रहा है, ऐसा क्वेश्चन उठा के दे देता है। तो यहाँ पे फेसेस की संख्या 10 दिया हुआ है, वर्टेक्स 16 है तो 16 रखेंगे, एड्ज की संख्या तो नहीं मालूम है तो हम लोग ई छोड़ देंगे, प्लस एफ की संख्या कितना दिया है 10 दिया है, और इक्वल टू क्या है 2 के इक्वल है। अब यहाँ से ये 26 हो जाएगा, ठीक है, और ये +2 है तो इधर आएगा तो -2 होगा, और एड हमको चाहिए था तो इधर ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस ही होगा, यानी कि कितना बज रहा है 24 बज रहा है। तो किनारों की संख्या कितना हो गया 24। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर जा रहा है 3 मैच कर जा रहा है। ये आइलर्स फार्मूला आप लोग को याद रख लेना है डायरेक्ट।
क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 17। एक्स वाई जेड है, उसका उस तरह से रिलेशन दिया है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में। यहाँ पे बोला जा रहा है 3 नंबर है एक्स वाई जेड और तीनों का रेशियो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक्स का 2/3 यानी कि एक्स का 2/3 कहने का मतलब 2x/3 होगा। फिर सेकंड में क्या है, ये एक्चुअल में y है और ये एक्चुअल में z है, मिसिंग है। तो y का 75/100, तो ये कितना होगा 75 मतलब तो 3, तो ये बन जाएगा 3y/4। ये 25 से हम लोग काट दिए हैं। 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100। ये किसके इक्वल है, जेड है तो 150। यदि 50 से कटेगा तो ये भी हो जाएगा 3z, है ना। बाय कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये रेशियो को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ऐसा करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए 3 4 2, तो इसका एलसीएम 12 हो जाता है। तो 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 बार में, अच्छा इसको हम एक बार बना के दिखा देते हैं। 2/3 है, उसको हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करके x लिख दिए। फिर इधर हमारे पास क्या है 3/4 है, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉमन एलसीएम निकालें हम लोग, ये y है। फिर राइट पार्ट में क्या है हमारे पास 3/2 है, इंटू कितना है 12 है, और ये z है। तो अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो ये 4 बार में यानी कि 8x हो जाएगा। इधर क्या बनेगा 9y हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 6 बार में, 6 3 जा 18z होगा। अब हमको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है x y और z का रेशियो कितना होगा। तो हमको x का चाहिए तो x वाला ढक देंगे, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से कितना होगा 9 × 18, ठीक है। फिर इधर क्या हो जाएगा y का चाहिए तो 8 × 18 कर लेंगे, 8 × 18। और z का चाहिए तो 8 क्या होगा 9 हो जाएगा। अब इसी को हम लोग सॉल्व करके इसका रेशियो निकाल सकते हैं। तो आसानी से ये देखिए 9 9 कट जाएगा, तो ये 9 2 जा 18 हो जाएगा और 9 9 कटेगा। फिर हमारे पास क्या बचा है 18 बचा, और 8 2 जा 16 हो गया, और यहाँ से 8 हो गया। ये 2 से कैंसिल होगा तो 2 9 जा 18, 2 8 जा, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 16, और 2 4 जा 8 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मैच कर जा रहा है 984। 984 ऑप्शन 2 यहाँ से मैच कर जा रहा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। फाइंड द मेजर्स ऑफ एन एंगल विच इज कम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि उसका पूरक कौन पूछा, अपने आप का पूरक। तो ये तो 45 डिग्री होता पूरक, मतलब कोई दो कोनों को जोड़ करके 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे 45 45 एक यही एक ऐसा कोण है जो अपने आप का पूरक होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 19 देखते हैं। एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, तो साइक्लिक होने का सबसे पहला शर्त क्या है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों जो शीर्ष हो वो सर्कल पर स्थित हो, है ना। वृत्त पर अगर स्थित है तो वो चतुर्भुज को हम लोग क्या बोलते हैं साइक्लिक, है ना, चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो इसका हम नामकरण कर देते हैं। तो इसको ए दे दिए हैं, ये बी के दे दिए हैं, ये सी दे दिए हैं, ये डी दे दिए हैं, ठीक है। और साइकिल ये एंगल का नाम 1 है, इसका 2 है, ये 3 है और ये है 4 है। तो पूछा जा रहा है अगर ये समांतर चतुर्भुज भी है, अगर ये साइक्लिक होने के साथ साथ समांतर है, तो इसको स्पेशली हम लोग क्या बोलेंगे आयत बोलेंगे। क्यों आयत बोलेंगे, आयत का क्या रूल है, सभी कोण 90 डिग्री के बराबर हो जाए। तो देखते हैं साइक्लिक होने का मतलब क्या है, 1 प्लस जो 3 होगा, एंगल 1 और 3 आमने सामने का जो कोण है उसको मिला करके 180 डिग्री होना चाहिए। और अगर ये समांतर है तो इसका क्या होगा, एडजेसेंट जो है उसका भी सम 180 डिग्री होगा। तो 1 + 2 भी क्या हो रहा है 180 डिग्री हो रहा है। अगर हम ये दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो ये हमको यहाँ से मिल जाता है 1 = 3। एंगल 1 और 3 आपस में क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। अगर 1 और 3 इक्वल हुआ तो इसका मतलब 2 और 4 भी, यानी कि आपस में सभी कोण बराबर हो जा रहा है। तो सभी कोण बराबर हुआ और वो किसके इक्वल हो जा रहा है 90 डिग्री के बराबर। तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वो एक आयत था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से कौन सा मिल जा रहा है, सेकेंड ऑप्शन मिल जा रहा है। साइक्लिक यानी चक्रीय चतुर्भुज का शर्त क्या है, उसकी चारों जो शीर्ष है वो एक वृत्त पर स्थित होना चाहिए। तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज है और ये समांतर भी है, तो इसका मतलब सभी कोण 90 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब ये कि आयत कहला जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का। मोहन जैनाब और क्या है मनमोहन एक सिनेमा हॉल में बाहुबली 2 देखने गए। लेटेस्ट क्वेश्चन है, देखिए बाहुबली 2 देखने गए। वे उनके लिए एक ही साइज की और प्रकार की पॉपकॉर्न पैकेट लेना चाहता है। तो मोहन, उसके बाद जनाब और क्या है मनमोहन है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं मोहन ले लेते हैं सबसे पहले, मोहन, ठीक है। फिर कौन है जनाब है, और लास्ट में कौन है एक मनमोहन। ये तीन दोस्त क्या किया,
बाहुबली 2 देखने गया, ये पॉपकॉर्न लेता है। मोहन क्या करता है, 5 पैकेट ले लेता है। जनाब क्या करता है, 4 पैकेट ले लेता है। ये एक भी पैकेट नहीं लेता है, और नहीं लेने के कारण उस पर जुर्माना लेता है, और उसको क्या कहता है, 900 रुपया पे करना पड़ता है। कि इसको पे करना पड़ता है, ये दोनों का पॉपकॉर्न का पैसा इसी को देना पड़ता है, 900 रुपया देना पड़ता है। तो इसका मतलब 900 रुपया दे रहा है, और यहाँ पॉकेट की संख्या भी टोटल क्या है, 549 है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया, एक पैकेट का जो दाम है वो 100 रुपीज़ हुआ। तो मोहन को कितना रुपया मिला होगा, 5 × 100 यानी कि 500 मिला होगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन जो है वो 500, यहाँ पे गलत आंसर ये दिया हुआ है, 500 हो जाएगा, है ना। तो आज का जो PYQ सीरीज था 20 क्वेश्चन का, वो कंप्लीट हुआ। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में।